36 आवर्स की ड्यूटीज़, 12 आवर्स की ड्यूटीज़, 24 आवर्स की ड्यूटीज़ और इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट्स और कुछ डिसाइपल्स में आपको 3 से 4 दिन हॉस्पिटल के अंदर रहना, जिसको हम वार्ड वीक कहते हैं, और इवन 7 डेज़ के लिए वार्ड के अंदर रहना, ऐसी ड्यूटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। और हमारा अलमिया ये है कि हमने इसको जो है इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि हम इसको बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं और हम इसको किसी खाते में नहीं लेके आते। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ तलहा अशरफ ज़िया और आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारे हेल्थ सिस्टम के अंदर इन पाकिस्तान हाउस ऑफिसर्स और रेजिडेंट्स जो हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो क्या क्या चीज़ें हैं इस हेल्थ सिस्टम के अंदर विच आर रॉन्ग एंड विच नीड टू बी फिक्स्ड एसएप। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सेसिव आवर्स का। पहले भी मैं बता चुका हूँ और इस बात पर जितना एम्फेसाइज किया जाए उतना कम है। इस बात की हमें अक्सर रियलाइजेशन नहीं होती। मैंने ब्लॉग्स भी बनाए थे इस पर कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं इन दिस हेल्थ सिस्टम क्रॉनिकली बर्नड आउट हैं और एक्सेसिव वर्क आवर्स हैं। 36 आवर्स की ड्यूटीज़, 12 आवर्स की ड्यूटीज़, 24 आवर्स की ड्यूटीज़ और इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट्स और कुछ डिसाइपल्स में आपको 3 से 4 दिन हॉस्पिटल के अंदर रहना, जिसको हम वार्ड वीक कहते हैं, और इवन 7 डेज़ के लिए वार्ड के अंदर रहना, ऐसी ड्यूटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। और हमारा अलमिया ये है कि हमने इसको जो है इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि हम इसको बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं और हम इसको किसी खाते में नहीं लेके आते। वी थिंक दिस इज़ नॉर्मल, एवरीबडी एल्स थिंक्स दिस इज़ नॉर्मल, और इस वजह से जो क्रॉनिकली आप बर्न आउट होते हैं, जो आपकी फटीग होती है, वो अल्टीमेटली आप पर हावी पड़ जाती है। हर वक्त थकावट होना, ज़िंदगी से दिल उठ जाना और किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होने का ना एफर्ट कर पाना, ना एनर्जी का होना, ये चीज़ें फिर बहुत कॉमन हो जाती हैं। और अल्टीमेटली जब आप इस सारी चीज़ के अंदर डॉक्टर को डाल रहे हैं तो आप ना सिर्फ डॉक्टर की सेफ्टी और डॉक्टर की हेल्थ को जो है एट स्टेक पुट कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ जो पेशेंट की जो हेल्थ है वो भी आप जेपरडाइज कर रहे हैं और आप उसको भी एट रिस्क पुट कर रहे हैं। इस चीज़ को तो इसका कोई हल होना चाहिए और इसको जो है प्रॉपर हाईलाइट होना चाहिए है कि ये वर्किंग आवर्स एंड दिस इज ओनली इन पाकिस्तान। बाहर यूएसए के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्राम्स जो हैं उसमें आपकी जो मैक्सिमम ड्यूटी है वो दैट इज ऑफ 12 आवर्स। और वही बात है कि 12 आवर्स तो यहाँ पे इतना कॉमन होता है। मैंने कल 12 घंटे की ड्यूटी की थी, मैंने अगले वेडनेसडे को जो है वो रात को 12 घंटे की ड्यूटी करनी है, फिर उससे अगले सैटरडे मैंने 12 घंटे की ड्यूटी करनी है। और बीच में जो 24 आवर्स कॉल्स हैं वो 1 in 3, 1 in 4, 1 in 5 होती हैं। तो ये चीज़ तो आपको बेतहाशा जो है इंतहा का जो है थका देता है और ऑब्वियसली फिर आपका जो है वो बाकी चीज़ों में ना इंटरेस्ट रहता है, ना इनपुट रहता है और ना ही आपके अंदर कोई एनर्जी लेवल रहता है किसी भी और चीज़ को, अपनी ज़िंदगी की बाकी चीज़ों पे जो है वो गौर करने की। दूसरी चीज़ जो हमारे यहाँ पे आ जाती है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ पे जो है ना डॉक्टर्स को जो है वो समझा जाता है कि वो क्लरिकल वर्क के लिए हैं और डॉक्टर्स को ना तो कुछ पढ़ाया सिखाया जाता है और ना ही उनके नॉलेज को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एक हाउस ऑफिसर जो है, मेरा ये मानना है कि मैंने अब 6-7 महीने जो है वो गुजार दिए हाउस जॉब के। अगर मैंने एमबीबीएस के 5 साल में जो कुछ पढ़ा है मैंने वो ना पढ़ा होता तो मैं अभी भी जिस लेवल की हाउस जॉब कर रहा हूँ और जिस नौयत के काम कर रहा हूँ मैं वो उसके बगैर भी कर सकता था। एक हाउस ऑफिसर का काम सिर्फ ये नहीं है कि उसने फाइलें पूरी करनी है, उसने पेशेंट को फोली डालनी है, पेशाब की नाली डालनी है, उसने पेशेंट को एनजी खुराक की नाली डालनी है। ये काम अगर आप किसी वार्ड बॉय को कहें ना तो वो शायद एक हाउस ऑफिसर और एक रेजिडेंट से 100 गुना बेहतर कर सकता है। मसला ये है जी, पेशेंट का ब्लड अरेंज करना है, चलो जी हाउस ऑफिसर को भेजो। पेशेंट को फलां डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना है, चलो जी रेजिडेंट से कहो कि जी वो शिफ्ट करवा के आए। पेशेंट का कोई काम जो है अधूरा रह गया वो पूरा करना है, वो जी हाउस ऑफिसर से कहो या वो रेजिडेंट से कहो। ये काम हाउस ऑफिसर को ना तो सिखाने वाले हैं ना उनसे करवाने वाले हैं। सेम गोज फॉर द रेजिडेंट्स। हमारे यहाँ पे मसला ये है कि ये कहा जाता है कि अगर तुमने कुछ सीखना है ना तो वो तुमने अपने बलबूते पे सीखना है, तुम्हें यहाँ पे कोई सिखाएगा नहीं। जबकि हाउस जॉब का और रेजिडेंसी का मेन मकसद ये है कि सीखना ही तो है, सिखाना ही तो है। जो बड़े आप लोगों के बैठे हुए हैं, एसआर बैठे हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, उनका काम ही ये है कि जब वो इस किसी पोस्ट पे हैं तो उनका जो है मेन मकसद यही होना चाहिए कि जो रेजिडेंट्स उनके नीचे नर्चर हो रहे हैं, जो हाउस ऑफिसर्स उनके डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनको सिखाना मेन मकसद होना चाहिए। ये जो क्लरिकल वर्क है कि जी लैब्स पूरी करो, लैब्स की एंट्री करो, फाइल पूरी करो, फाइल में हिस्ट्री डालो,
पेशेंट को फोली करो, पेशेंट को एनजी करो, ये वाले सारे काम जो है ये तो कोई और भी कर सकता है। इसके लिए 5 साल एमबीबीएस करने की जरूरत नहीं थी हमें। आप ऑब्वियसली जो नॉलेज हमने सीखी है, पढ़ी है, उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करना जो है वो आप लोगों ने हमें सिखाना है। और ये दिस शुड बी अ मस्ट। ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार जो सीखना है वो अपनी मर्जी से है, सीखना चाहते हो तो सीखोगे, वरना तो मैं यहाँ पे कोई पकड़ के सिखाएगा नहीं। क्यों नहीं सिखाएगा? मुझे तो चाहिए कि भाई कोई बंदा जो है वो उंगली पकड़ के भी सिखाए आपको। और मेरा ख्याल है कि अगर आपने हलाल कमाना है ना, और आपने अपनी जॉब को हलाल करना है, तो फिर आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। हाउस ऑफिसर्स और रेजिडेंट्स को भी तो चाहिए कि भी वो उनके अंदर एक पढ़ने का और लिखने का जज्बा हो, लेकिन साथ ही साथ जो आपके बड़े बैठे हुए हैं ये ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। ये जो टीचिंग है ना, ये डिपेंड करती है आपके लक के ऊपर। अगर आपको कोई अच्छा रेजिडेंट आपके ऊपर मिल गया, या आपको कोई अच्छा जो है वो सुपरवाइजर मिल गया, तो वो आपको सिखा पढ़ा देगा। लेकिन अगर आपका जो है वो लक अच्छा नहीं, और आपके हॉस्पिटल में स्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, तो फिर आप समझ लें कि आपकी रेजिडेंसी के 4-5 साल के बाद भी आप जो है वो जीरो उतने ही होंगे जितने आप उससे पहले थे, और आपने कुछ नहीं सीखा होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो ये है कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स की जिंदगी में ना वर्क लाइफ बैलेंस की कोई अहमियत ही नहीं है, और उसको कुछ समझा ही नहीं जाता। पर्सनल लाइफ होना लग्जरी है। अगर आपकी जिंदगी डॉक्टरी से बाहर है तो उसको जी समझा जाता है कि अच्छा जी वाह तुम ये भी करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई व्लॉग बनाता हूँ या मैं इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ, तो इसको बड़ी हैरत से देखा जाता है कि अच्छा यार तुम्हें इसके लिए वक्त कैसे मिल जाता है, और तुम्हें तो भी बड़े मौजे कर रहे हो, तुम जी व्लॉग भी बना रहे हो, तुम्हें तो यूट्यूब से पता नहीं क्या मिलता होगा, कितने करोड़ों मिल जाते होंगे, और पता नहीं क्या ये लोगों की फॉल्स जो है वो होती है कि पता नहीं कितने पैसे छापे जा रहे हैं। बात करने वाली ये है कि डॉक्टर्स के गिर्द ना आपने ये एक टैबू बना दिया है कि डॉक्टर है तो सिर्फ और सिर्फ काम करेगा और 24 घंटे अस्पतालों के अंदर पाया जाएगा। बाहर किसी इवेंट पे नहीं वो पाया जा सकता, बाहर जो है वो कोई आउटिंग करते हुए नहीं पाया जा सकता। और अगर वो पाया जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे अच्छा जी पता नहीं ये कैसे कर रहा है ये सारा कुछ, और पता नहीं इसको जो है कैसे मिल गया। हमने उसको एक लग्जरी से एसोसिएट कर दिया है। लोग देखें 9 to 5 वाली जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं, 8 to 3 वाली जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उन लोगों के पास एम्पल टाइम होता है। 1 या 2 दिन का ऑफ मिल जाना, अपनी ड्यूटी के बाद टाइम स्पेंड कर पाना, फैमिली के लिए जो भी जरूरियात वाले काम है वो कर पाना। डॉक्टर्स की जिंदगी में इसको जो है आपको खुद मेहनत करके इस टाइम को तलाश करना पड़ता है। टाइम आपको वैसे नहीं मिलता। मैं अगर अभी बैठ के यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान था कि मेरे पास अगर आज टाइम मिल गया मुझे थोड़ा सा, तो मैं रेस्ट करूँ, मैं लेटा रहूँ, मैं जो है सो जाऊँ, अपनी नींद को पूरी करूँ, या मेरा कोई अगर पेंडिंग काम पड़ा तो मैं वो करूँ। अगर मैं इस चीज़ के लिए टाइम निकाल रहा हूँ तो ये अपने एफर्ट से निकाल रहा हूँ। मेरी जो रूटीन है या मेरा जो ये सिस्टम है, जो मेरी आसपास की जो ये हाउस जॉब वाली लाइफ है या इवन रेजिडेंट्स वाली जो लाइफ है, उसमें ये चीज़ अलाउ करती ही नहीं है आपको जो रूटीन है कि आप ये कर सकें। और कुछ डिसाइपल्स फॉर एग्जांपल सर्जरी तो ऐसे हैं कि उसमें आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता कोई भी काम करने का। आपका सुबह दोपहर शाम आप अस्पताल में गुजार रहे हैं, ना नहाने का टाइम है, ना मुंह धोने का टाइम है, और आपको लिटरली लगता है कि दे आर लिविंग वर्स देन इवन फ्यू एनिमल्स। और इसमें यू कैन नॉट ब्लेम द डॉक्टर्स, क्योंकि एक बंदा वाकई जब इतना एग्जॉस्ट हुआ है, वो लंबी लंबी सर्जरीज में खड़ा हुआ है, 7-7 8-8 सर्जरीज कर रहा है, उसके बाद वो 36-36 घंटे एक ही हॉस्पिटल में गुजार है, तो उसके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो अपने ऊपर कोई जो है टाइम स्पेंड कर सके। फिर ऑब्वियसली विद टाइम आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं अपने घर वालों की। तो ऑब्वियसली उस सब में आपके पास इतना टाइम बचता ही नहीं है कि आप खुद का कोई ख्याल रख सकें, और आपकी सारी ज़िंदगी या मरीजों के लिए गुजर जाती है या अपने घर वालों के लिए गुजर जाती है। एक और चीज़ जो हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करती है ना, वो है टॉक्सिक हायरार्की। टॉक्सिक हायरार्की का मतलब ये है कि आपके जितने सीनियर्स माशाल्लाह से बैठे हुए हैं ऊपर, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं। दूसरा ये है कि एक ये जो हमारे जहनों में ये चीज़ डाल दी गई है ना कि यार हमने सफ़र किया था तो तुम लोग भी सफ़र करोगे। पॉलिसीज़ को चेंज करते या उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाई जाए तो सबसे पहले हमें यही बात सुनने को मिलती है, और ये इस माइंडसेट को जो है वो एक्सपोज करती है कि जो बड़े बैठे हुए हैं उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो सिस्टम में बेहतरी लेके आएँ। क्योंकि हाउस जॉब में अगर उन्होंने भी इतने आवर्स काम किया था, और इससे बेहतर अगर आवर्स हो सकते हैं, ड्यूटी बेहतर से मैनेज हो भी सकती है, लेकिन नहीं, हम बेटा इससे गुजरे थे तो आप भी गुजरोगे इससे। और इसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं होती। इंस्टीट्यूट को आगे लेके जाने की, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को आगे लेके जाने का कोई चक्कर नहीं है। हर किसी को बस ये है कि जी हम भी यही करते थे तो बेटा आप भी यही करोगे। जो इकोनॉमी के हालात है, लेकिन इसके बावजूद जो पे है हमारे रेसिडेंट्स की और डॉक्टर्स की, वो
उतनी की उतनी है। अक्सर जो हाउस ऑफिसर्स हैं, अगर वो किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं और वो किसी दूसरे अस्पताल में पढ़ते हैं तो उनको फ्री में करना पड़ता है। एफएमजीज जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो फ्री में हाउस जॉब करते हैं। अक्सर रेजिडेंट्स जो है वो भी फ्री में जो है ऑनररी, जिसको हम रेजिडेंसी कहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कहते हैं, वो करते हैं। और इसके अलावा जो प्राइवेट वाले हैं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ग्रेजुएट हैं, उनके भी हॉस्पिटल्स उनको अच्छा खासा मैनिपुलेट करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं। और बस ये समझा जाता है कि जी बस अगर इनको इतनी पे कर दी गई है, आगे मैनेज करना उनका अपना काम है, और ये मैनेज करना इंतहाई मुश्किल है। इसी तरह आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एक रेजिडेंट हैं तो आपको ये ऑफिशियली अलाउड नहीं है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप कोई प्राइवेट जो है जो ट्रेनिंग करें या प्राइवेट कोई काम करें। और अगर आप कोई प्राइवेट काम करते हैं तो वो आपके ऊपर जो अच्छा खासा वो केस बन सकता है। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं बस आपने उससे ही गुजारा करना है और उसी से ही आपने अपने अखराजात जो है वो पूरे करने हैं। और कुछ जगहों पे तो ये भी देखा जाता है कि सैलरीज टाइम पे नहीं दी जाती, सैलरीज में कटौती हो जाती है। और अगेन आप इसके ऊपर आवाज़ खड़ी करें, आवाज़ बुलंद करें तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और आपका जो वर्कलोड है और आपके जो वर्किंग आवर्स हैं उसको तो ये जो आपको सैलरी दी जाती है ये बिल्कुल जस्टिफाई करती ही नहीं है। फिर कुछ चीज़ें हमारे सिस्टम में ऐसी भी आ जाती हैं जो कि जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज हैं, और मैं इस बात को 100% एग्री करता हूं, क्योंकि 7-8 महीने जब हमने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में गुजारे हैं तो ये चीज़ देखने को मिलती है, स्पेशली विद द फीमेल। और ये आज की बात ये है कि आज सुबह मैंने अपने फेसबुक के ऊपर एक रील देखी है कि एक खातून डॉक्टर लाहौर जनरल अस्पताल का वाक़या है, वो अपने ड्यूटी आवर्स पूरे करके जा रही हैं। तकरीबन 25-30 मरीज के जो लवाहिकीन है वो खड़े हुए हैं एक एम्बुलेंस के पास, और एक डॉक्टर वहां से गुजर के, फीमेल डॉक्टर है, अकेली है, वो वहां से गुजर के जा रही है और मेल कोई अटेंडेंट पीछे से आया है और उसने बकायदा उस फीमेल डॉक्टर को आकर पीछे से धक्का दिया है। और ये चीज इतनी कॉमन हो चुकी है, कोई रील या कोई वीडियो सामने आ जाती है तो जी चलो सामने आ गई, ये हमारे सिस्टम में इतना कॉमन हो गया है। मेल जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ तो ये चीज़ होती ही होती है, लेकिन फीमेल स्पेसिफिक इश्यूज एंड इवन अगर एक फीमेल है वो ऑब्वियसली अब आपकी ज़िंदगी जो है वो भी साथ साथ चलनी है, शी इज़ प्रेग्नेंट, तो उसको एक मसला समझा जाता है। और उस तरह से कोई हमारे यहाँ पे कल्चर नहीं है कि जी अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या उसको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उनको आपने जो है कोई रिलीफ देना है या उनका ख्याल रखना है। कोई मटर्निटी है तो उसको उल्टा जो है वो गिल्ट जो है उल्टा उनको फील करवाया जाता है। और हरासमेंट होना और ये जो नीच हरकतें होना, तंग करना और कैट कॉलिंग वगैरह, ये चीज़ तो हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करती ही करती है। सिस्टम के बाहर हमारी सोसाइटी में तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। और हमने कितना ही देखा हुआ है कि जो हाउस ऑफिसर्स आती हैं फीमेल, जो हमारे मेल पीजीज हैं, मेल एसआरस हैं, वो उनके ऊपर जी ट्राइयाँ मार रहे होते हैं। जो फीमेल रेजिडेंट्स हैं उनके ऊपर उनके सीनियर्स ट्राइयाँ मार रहे होते हैं। और आप एक डिफरेंस देखेंगे कि एक फीमेल पीजी और एक फीमेल रेजिडेंट के साथ और फीमेल एचओ को सिखाने के उसमें कि जी हम इसको सिखा रहे हैं, आओ तुम्हें मैं सिखाता हूँ, तुम मेरे साथ वॉशअप हो जाओ, उसकी आड़ में कितना उनको जो है हरास किया जाता है और कितना उनको जो है वो मेंटली, इमोशनली और फिजिकली तंग किया जाता है। अल्टीमेटली ये है कि अगर आप कोई कंप्लेंट करते हैं, कोई मसला आता है, तो सीनियर्स की तरफ से सिर्फ 2 बातें देखने को मिलती हैं, हमने ऐसे गुजारी थी, तुम भी ऐसे गुजारो, और बेटा एडजस्ट करना सीखो, देखो तुम्हारे सामने है कि सिस्टम तो ऐसा ही है, तो फिर इसलिए जो है ना आपने इसी तरह ही गुजारा करना है। और फिर जब इस तरह ही गुजारा करते हैं तो फिर इस बात को आप लोग समझें कि आपके प्यारे ने ही इस हॉस्पिटल में आना है। और जब हमने एडजस्ट करना सीख लिया, जब हमें अंदाजा हो गया कि भाई दवाई हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, हम बाहर से दवाई लिख नहीं सकते, और पेशेंट को अगर कुछ होता है तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं। सिस्टम आपने बनाई ऐसा दिया कि अंदर से कोई चीज़ मिलेगी नहीं, बाहर से आप मंगवा नहीं सकते। फिर पेशेंट की हेल्थ जब एट स्टेक होगी तो फिर हमारे ऊपर ब्लेम मत डालो कि जी डॉक्टर का काम है कि जी उसने दवाई पूरी करनी है, डॉक्टर ने अपने घर से दवाई लेके नहीं आनी, ये सिस्टम का काम है कि उसने दवाई प्रोवाइड करनी है। और एट द एंड ऑफ द डे हमने इन सफरिंग्स को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, इतना कॉमन बना दिया है कि फिर हम इसके बारे में आवाज़ उठाते नहीं हैं। बर्न आउट हो गया है, जो बंदा बिल्कुल थक हार गया है, इसको आप बैज ऑफ ऑनर बना देते हैं कि यार कितनी प्राउड बात है तुम्हारे लिए कि जी तुम डॉक्टर हो, तुम लोगों की जो है मसीहा हो, तुम उनकी केयर कर रहे हो। भी मसीहा हो, लेकिन मैंने अपना भी तो ख्याल करना है ना, सिर्फ सारी ज़िंदगी मरीजों के ख्याल में तो नहीं गुजार देनी। आप बर्न आउट हो जाते हो, आपको अब्यूज़ करते हैं लोग, आपको सीनियर्स अब्यूज़ करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, आपको पेशेंट ह्यूमिलिएट करते हैं, तो अल्टीमेटली कहा जाता है कि यार इससे आपकी करेक्टर बिल्डिंग हो रही है, आपका जो है ना आप स्ट्रांग बन रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड हो रही है। और
आपका जो सर्वाइवल है ना, उसी को ही समझा जाता है कि वो सक्सेस है। कि अगर आप इस सारे सिस्टम में एडजस्ट कर लेते हो, आप इस सिस्टम के अंदर रहते हुए एडजस्ट करके और हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर रच बस गए हो, तो आपकी सक्सेस को इसी के साथ ही जोड़ दिया जाता है और समझा जाता है कि आपकी जो बस कामयाबी है वो यही है। ये वो तमाम सिस्टम, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर लाइक इंतहाई ख़राब हैं। और अगर ये ठीक ना हुई तो अल्टीमेटली बच्चे देखो, सिस्टम ख़राब होगा और वही बात है कि पेशेंट्स भी सफ़र करेंगे, डॉक्टर्स भी सफ़र करेंगे। और इस बात को कभी भी मत भूलिएगा कि अल्टीमेटली इन हॉस्पिटल्स में पेशेंट बन के आने वाले हम लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, आपके जानने वाले भी हैं। अगर आज कोई पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा है इन चीज़ों की वजह से, कोई डॉक्टर सफ़र कर रहा है, तो कल को वो आप भी हो सकते हैं, आपका कोई जानने वाला भी हो सकता है, आपका कोई प्यारा भी हो सकता है। और उस टाइम जब कोई इशू होगा, फिर आप उस टाइम भी ब्लेम गेम ही खेलते रह जाएंगे और जो मसला है मेन वो वहीं का वहीं रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ करके दिखाना है।